नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। हैरड मॉडल ने यह बताया कि मार्केट इकोनॉमी मूलतः अनस्टेबल है। इसने पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दी। ऐसे में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से नए मॉडल्स दिए जिनका यह कहना है कि मार्केट इकोनॉमी अनस्टेबल नहीं है। उसी में एक प्रयास है कैल्डर का, निकोलस कैल्डर, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दिया और ये दिखाया कि कैसे मार्केट इकोनॉमी स्टेबल होती है। इसमें एसेंशियल अनस्टेबल होने की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये मॉडल जो है कैल्डर का, हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले तो मॉडल क्या है, दूसरे नंबर पर स्टेबिलिटी कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तीसरे नंबर पर इन्होंने एक बात कही है विडोज क्रूज, विधवा का पात्र वो क्या होता है, इन्होंने किस प्रकार से हैरड की समस्या का समाधान निकाला है, इसको भी हम समझेंगे। और पांचवें नंबर पर आईएएस का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अगर वेजेस और सेविंग टेंडेंसी में परिवर्तन होता है तो उसे कैल्डर मॉडल किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल है क्या। ये जो मॉडल है वास्तव में कीन्सियन मॉडल है। कीन्स की कंसेप्ट पर ही ये बेस्ड है। कीन्स ने जहां पर इनकम को डिमांड की साइड से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड किया था, कैल्डर ने उसे इनकम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ध्यान रखना इस बात का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एग्रीगेट डिमांड शो करा कीन्सियन मॉडल में। कैल्डर ने उसी से क्यू लेते हुए टोटल आउटपुट को इनकम के कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, वेजेस एंड प्रॉफिट्स, यानी कि इनकम साइड से। अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कैल्डर साहब ने कुछ एजम्पशंस लिए। वो एजम्पशंस क्या है? पहले नंबर पर एजम्पशन है, जैसे हमने कहा, वेजेस और प्रॉफिट। पहली एजम्पशन है कि इकोनॉमी में केवल दो क्लास है, एक वर्किंग क्लास है और दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास है। वर्किंग क्लास की जो इनकम है उसको हम वेज कहते हैं और कैपिटलिस्ट क्लास की जो इनकम है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। दूसरी एजम्पशन है दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, कोई अंडर कैपेसिटी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तीसरी एजम्पशन है, इन्होंने ये माना है कि जो वर्कर की प्रोपेंसिटी टू सेव है वो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के प्रोपेंसिटी टू सेव से कम है। यानी कि अगर 100 रुपये मजदूर को मिलता है उसमें से वो 20 रुपये बचाता है, अगर 100 रुपये कैपिटलिस्ट को मिलता है तो वह उसमें से 20 के बजाय 40 या 45 रुपये बचा देगा। यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वर्कर्स की, वो कैपिटलिस्ट के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से कम है, या वेजेस की जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो प्रॉफिट की प्रोपेंसिटी टू सेव से कम है। और ये कांस्टेंट है। मॉडल में इन्होंने ये भी माना है कि SW एंड SP, प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर एंड प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट, ये कांस्टेंट है। अगली एजम्पशन माना इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो इज ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट। कीन्स ने माना था दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट। इन्होंने माना इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो इज ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट। यानी कि जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो इकोनॉमी की बिजनेस कंडीशंस, पॉलिसीज, ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट से तय होता है। ये जो मॉडल के अंदर के वेरिएबल्स हैं ये इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं करती। तो इन एजम्पशंस के आधार पर कैल्डर अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। हम देखते हैं तो जो टोटल इनकम है वो वेज इनकम और प्रॉफिट इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इसमें डिवाइड है। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, हम P को इधर कर दें तो W इज इक्वल टू P माइनस Y माइनस P, यानी वेज बराबर है इनकम माइनस प्रॉफिट। इकोनॉमी की जो टोटल सेविंग होगी वो मजदूरी से जो प्राप्त होगी उससे कुछ बचत किया जाएगा
प्रॉफिट से जो आय प्राप्त होगी उससे कुछ बचत किया जाए। तो जो टोटल सेविंग होगी दैट विल बी इक्वल टू सेविंग फ्रॉम वेज एंड सेविंग फ्रॉम प्रॉफिट। अब अगर टोटल सेविंग निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमने कहा कि हमको 100 रुपये मिलते हैं, एक मजदूर को 100 रुपये मिलते हैं, वो 20% की बचत करता है, तो 20 × 100 यानी 20 रुपये की बचत होगी। इसी तरह से अगर कैपिटलिस्ट को 100 रुपये मिलते हैं और वो 40% की बचत करता है, तो 40% इंटू 100 यानी 40 रुपीज़ की बचत होगी। टोटल बचत हमारी 40 प्रॉफिट से होने वाली बचत, 20 मजदूरी से होने वाली बचत, दोनों को जोड़ देंगे टोटल सेविंग हो जाएगी 60। तो इस तरह से इकोनॉमी की जो टोटल सेविंग होगी वो होगी सेविंग फ्रॉम वेजेज, जो निकाली जाएगी प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वेजेस मल्टीप्लाइड बाय वेज प्लस प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट। तो इसके माध्यम से हमने टोटल सेविंग इकोनॉमी की प्राप्त कर लिया। ये जो सेविंग है ये मजदूरों की है और ये जो सेविंग है ये कैपिटलिस्ट की है। अब चूंकि जो मजदूरी है W = y - p, तो हमने W की जगह यहाँ पर लिख दिया y - p। ये ऐसे ही है, हमारा एक्सप्रेशन आ गया S = SW y - p + SP × p। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करने के बाद आ गया S = SW × y - SW × p + SP × p। इसी को हम रीअरेंज कर दें यहां पर, तो ये हो जाएगा S = SW × y, इन दोनों में से p कॉमन कर लेंगे तो SP - SW, SP - SW, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी शर्त है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने चाहिए। प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल। तो ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एस की जगह आ गया आई, यही हो गया। हमने दोनों साइड में y से डिवाइड कर दिया, तो जब y से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा I/y, ये होगा SW y/y, y कट जाएंगे तो बचेगा SW, और ये होगा P/y। अब इसको हम फिर से अगर लिखें, इनको हम पक्षांतर अगर करते हैं तो P/y = क्या होगा, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे ये, और इसको भी हम इससे डिवाइड करें, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनकर आता है P/y = 1/SP - SW, या 1/ propensity to save of profit and propensity to save from wages minus SW/SP - SW। ये एक्सप्रेशन बनकर आया इनके थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, कैलडोर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि ये पहले माना जा चुका है that propensity to save is constant, SP and SW are constant, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये डिपेंड करता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रेशियो पर, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो इकोनॉमी में बढ़ता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, और अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो घटेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी घटेगा। यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू कैराडॉन। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी, वो क्या, दिस व्यू इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्यू ऑफ न्यूक्लासिकल्स। न्यूक्लासिकल्स क्या कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से तय होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिस तरह से ज्यादा या कम होगी उसी हिसाब से फैक्टर्स का शेयर भी डिसाइड होगा। लेकिन कैलडोर ने कहा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि एक और चीज है जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में शेयर को डिसाइड करती है, और वो है इन्वेस्टमेंट रेशियो।
अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ेगा तो प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा, यानी कि बट नेचुरल है कि वेजेस का शेयर कम हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो घटेगा तो प्रॉफिट का शेयर घट जाएगा, और बट नेचुरल है कि वेजेस का शेयर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने एक नया एलिमेंट शामिल कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब जब प्रॉफिट का शेयर बदलता है इकोनॉमी में, डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, तो चूंकि प्रोपेंसिटी टू सेव सबकी अलग अलग होती है, इसके कारण इकोनॉमी में सेविंग रेट भी बदल जाते हैं। इस तरह से कैरोडोर ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के माध्यम से ये शो करने का प्रयास किया है कि कैसे इकोनॉमी में सेविंग रेट बदलते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करने का एक फैक्टर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।